सभी को नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ लेंगे पूरा ग्रामीण विकास तो हम लोगों को क्या क्या समझ में आएगा, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े हुए मुद्दे, ग्रामीण विकास का भारत में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, यह जानेंगे। ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। आजीविका के अस्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को समझेंगे और धाड़ी विकास की जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे। तो परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि इस अध्याय में कि निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और निर्धनता देशवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को सुलभ नहीं हो पाती है। ठीक है, जो लोग निर्धन हैं उनकी आवश्यकताएं सुलभ नहीं हो पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की आजीविका का मुख्य साधन है। ठीक है, सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रधान देश है भारत। कहीं ना कहीं जो भारत में 7 लाख गांव हैं उन सभी गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती, खेती होती है और लोग खेतियों पे निर्भर हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति की तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्र से विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गाँव के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मतलब गांधी जी ने उस टाइम कहा था कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारा विकास हुआ। केवल शहरों के औद्योगिकरण कर देने से हम ये लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारा विकास हुआ, जब तक हम गाँव को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है या आश्रित है। उसकी उत्पादकता अभी भी उतनी ही है कि उसको उसका निर्वाह भी नहीं हो पाता। देश की 1/4 जनता आज भी घोर निर्धनता में रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% जो आबादी है ना वो आज भी निर्धनता के अंतर्गत आती है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको निर्धनता पूरा डिस्क्राइब किया था। और ग्रामीण विकास अपने आप में एक व्यापक शब्द है। मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने का आवश्यकता बनी हुई है वो इस प्रकार हैं। जैसे साक्षरता, खास करके नारी साक्षरता, क्योंकि लोग बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। शिक्षा और कौशल का विकास। स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हो, यानी कि मतलब सफाई हो और लोग बीमारियों से मुक्त हों। भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास। आधारिक संरचना का विकास, जैसे बिजली, सिंचाई, साख यानी कि ऋण लेने की व्यवस्था, विपणन, परिवहन यानी ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषण, सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं। ठीक है, परिवहन का मतलब क्या है, जैसे ग्रामीण भारत को क्या सड़कों से जोड़ा जा रहा है ना। अपने ग्रामीण भारत को सारी सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों से शहरों से उन गाँव को जोड़ा जा रहा है। तो उसे विपणन की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। जो भी माल का मतलब सप्लाई चेन बाधा जो पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी सड़कों के आने से। बाहरी लोग आकर के गांव में अपने सामान को बेच के जाएंगे। या सपोज डेयरी वाला है तो डेयरी वाला दूध लेने के लिए गांव में आ जाएगा जब सड़कें अच्छी होंगी। ठीक है, तो किसान को एक अच्छा दूध का एक अच्छा रेट मिलेगा। निर्धनता निवारण और समाज के कमज़ोर वर्गों की जीवन दशाओं को महत्वपूर्ण सुधार में विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि निर्धनता निवारण के लिए जो समाज के कमज़ोर वर्ग आते हैं उनकी जीवन दशाओं को सुधार करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है हमको। उस पर विशेष ध्यान देना है कि उसके पास कुछ न कुछ रोजगार के अवसर हों। इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। और उनकी जो क्रियाकलाप है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता, ताकि ग्रामीण विकास हो। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि ग्रामीण विकास तभी हो सकता है कि जब सभी लोग पढ़े लिखे हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा, जब उनके आसपास सफाई अच्छी खासी होगी,
ज़रूरत पड़ने पर उनको जो भी रोग निदान के लिए जो भी दवाएं हैं वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। ठीक है। और इनके कहने का मतलब ये है ना कि नए सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 1991 से लेकर 2012 में कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% ही रह गई। इनके कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने विकास किया, ठीक है, लेकिन 1991 से लेकर 2012 में जो कृषि की समृद्धि दर थी वो घटकर 3% ही रह गई और हाल के वर्षों में इसमें अस्थिरता आई है। 2014 से 2016 के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन का संकल्प मूल्य की वृद्धि दर 1% से भी कम है। ठीक है। 2014 से 2016 के बीच में कृषि वानिकी और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का जो सकल मूल्य वृद्धि दर है वो 1% से भी कम है, पिछले वर्षों से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद में सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। ठीक है। तो जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो इकोनॉमिस्ट लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक निवेश है वो उसी के कारण इसमें गिरावट आई है। उनका यह विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियमित रोजगार में वृद्धि आदि के कारण ग्रामीण विकास में बाधाएं आई हैं। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है अपर्याप्त आधारिक संरचना मतलब हमारे पास जो संरचनाएं है ना, जो आधारिक हम लोगों के जीवन की जो आधारिक संरचनाएं सरकार ने जो कुछ भी बनाई है हम लोगों के जो विकास के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उनके वैकल्पिक जो रोजगार देने की क्षमता है ना, उद्योग, सेवा, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों की जो संरचना है वो पर्याप्त नहीं है। पहली बात, उसमें अवसरों का अभाव है जिससे ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ी हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो देश के किसान है ना उनकी बड़ी दुर्दशा जो हो रही है ना वो कहीं ना कहीं इसके लिए लागू होता है। भारत में साख और विपणन व्यवस्था कृषि गतिविधियों के विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो रही है। ठीक है। और धाड़ी विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों की आलोचना की चर्चा करेंगे। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि आपका विकास हो नहीं रहा है और आप जैविक खेती करने चले। इनके कहने का मतलब ये है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन, तो ग्रामीण क्षेत्र में साख क्या है, जैसे साख कृषि अर्थव्यवस्था को समृद्धि, समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी पर प्रयोग पर निर्भर करती है। ठीक है। कह रहा है कि कोई भी आप काम करेंगे उसकी उच्च उत्पादकता के लिए, जैसे कृषि है, खेती की कार्य के लिए ही तो आपको उन्नतशील बीज लेना पड़ेगा, यानी कि हाइब्रिड क्रॉस का बीज लीजिए, अच्छी जुताई करिए, अच्छे बीज डालिए, अच्छे उर्वरक डालिए, तभी आपका क्या होगा, अच्छी फसल होगी। तो और उस सारी चीज़ों को अच्छी फसल को उगाने के लिए क्या करें, मुख्य रूप से पूंजी का प्रयोग पर निर्भर करती है, यानी कि आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। खेतों में बीजारोपण में फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। और इनके कहने का मतलब ये है कि किसान जब से फसल का रोपाई करता है उससे लेकर के कटाई तक के बीच में जो उसका मतलब जब कटेगा फसल बिकेगी तभी तो उसके पास पैसा आएगा। और ये कह रहा है कि वो जो अवधि है ना वो बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसान के बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। वो किसी से उधार लेगा या कर्ज लेगा। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मुख्य रूप तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है। तो ये सच बात है, कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में जब किसान का सारा आधार खेती ही है तो वो क्या करता है, सबसे उधार लेके अपना सारा काम करता रहता है। और वो कहता क्या है कि जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मेरा गल्ला बिकेगा, मैं वैसे ही आपके पैसे को चुका दूंगा। तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है। आसरा रहता है। और स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेराफेरी का एक ऐसा कुचक्र चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्त नहीं हो पाते। भारत में
1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए बहु संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय और कृषि विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा ऋण जाल बुना था कि हर काम के लिए आपको ब्याज दिया जाए, हर काम पे आपको लोन लेना पड़े। तो जो पुराने मतलब व्यापारी थे या जो पुराने ब्याज देने वाले लोग थे ना, वो हर बात पे ब्याज देते थे, ऋण देते थे कि ऋण देते रहो। और उससे करने से क्या है ना कि किसान एक ऐसे कुचक्र में फंस जाता था कि वो उसकी फसल जैसे ही पक के खड़ी होती थी और वो कटाई करता था, तभी आकर के जो लोग ऋणदाता थे वो आके पहुंच जाते थे कि भाई तुमने मेरा इतना इतना पैसा लिया है और ये मुझे फसल अपनी दे दो। और जो एक अच्छे दाम पे बिकती फसल ना, उसको कम दाम पे वो लोग खरीद लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कुचक्र था कि उसमें भारतीय किसान कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। तो इससे क्या हुआ कि समन्वय बना, एक कोऑर्डिनेशन हुआ संस्थानों के बीच में। हरित क्रांति में भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया गया, क्योंकि इन्हें ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों का उत्पादन ऋणों को उन्मुख और विविधता प्रदान की। तो ये कह रहा है कि अगर मतलब जैसे इन लोगों के नाबार्ड के आने से क्या हुआ कि बहुत सारी डाइवर्सिटी पैदा हुई और ऋण उत्पादकों के लिए उन्मुख कर विविधता भी प्राप्त हो गई। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना अनेक बहु एजेंसी संस्थान जैसे व्यावसायिक क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र और भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। ब्याज दरें, पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना, हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गए कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह का भी ग्रामीण साख व्यवस्था प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण सामाजिक और सामुदायिक विकास में पूरी तरह से समन्वित साबित हुई। और चूंकि इसी के लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए और अपने प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात के मित्रता की भावना को बढ़ाता है। मतलब इनके कहने का मतलब है ना कि जब नाबार्ड आया तो नाबार्ड ने एक कुछ काम किया, जिससे क्या किया कि वो ग्रामीण बैंकों की संस्थागत रचना इन्होंने बढ़ाई, व्यावसायिक क्षेत्र में जैसे बढ़ाया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया। ठीक है, सरकारी समितियां बनाई, तो वहाँ पे छोटे छोटे ऋण जो है किसान वहाँ से ले सकता था। तो उससे क्या हुआ ना, ब्याज दरों का पर्याप्त ऋण में पूर्ति करना चाहता है। तो उससे होता क्या है ना कि जैसे साहूकार जो है या जो कोई व्यापारी है जो ऋण देता है वो 10% की ब्याज पे देता है, लेकिन आप सहकारी समिति पे जाते हैं तो आपको 5% पे, 3% पे, 7% पे के ब्याज पे आपको मतलब ब्याज दर कम पे आपको ब्याज मिल जाता है। तो जो आपका ब्याज का पैसा ज़्यादा हो जाता था, प्रेशर बनता था ना कि पैसे को देना है, और एक्स्ट्रा पैसे की जो खपत होती थी उस खपत से किसान बच गया कहीं ना कहीं। तो सहकारी समितियों का ये उससे बहुत किसानों को लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि इस प्रकार एकत्र राशि से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है और उस ऋण की छोटी राशि कह रहे हैं कि उस ऋण की छोटी राशि जो है आसान किस्तों में लौटाई जा सकती है। ठीक है, ब्याज की दर भी उतनी ही रखी गई जाती थी, मतलब जितने से किसान अपना जल्दी से जल्दी चुका दे। मई 2019 तक 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। ठीक है, 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती हैं जो 6 करोड़ महिलाओं को उसको अपने अंदर सदस्यता जोड़ के रखी है। लगभग 10,000 से 15,000 रुपये प्रति सहायता समूह, और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष CISF का सृजन किया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आय सृजन क्षेत्र हेतु
महिला सदस्य स्वरोजगार की अपना सकती हैं। इस प्रकार साख उपलब्धता का अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि अब जब महिलाएं खुद चला रही हैं, छोटे छोटे सहायता समूह चला रही है। 2019 में 54 लाख महिलाओं ने सहायता समूह चलाया, जो 6 करोड़ महिलाओं सदस्यों को उन्होंने कनेक्ट किया अपने अंदर, अपने से जोड़ के रखा। और 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति मतलब सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह जो है ना, महिला सहायता समूह, तो उन्होंने 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महिला को मतलब सहायता देने का काम किया। अब उससे क्या हुआ कि इससे जो हुआ ना कि सहायता समूह जब बन गया, तो इससे छोटे छोटे साख कार्यक्रम जो है विकसित हुए, और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होने लगा। महिलाएं अपने आप में मजबूत होने लगी। इस ऋण सुविधाओं का प्रयोग से किसी न किसी प्रकार से उपभोग के लिए ही हो रहा है। कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों नहीं करते। इनके कहने का मतलब ये है कि महिलाओं के सशक्तिकरण होने से जो परिवर्तन हुआ ना, उससे हुआ क्या कि महिलाओं का जो सामुदायिक भागीदारी है ना, वो बढ़ गया। और जब महिलाओं का किसी परिवार में महिलाओं का सामुदायिक भागीदारी बढ़ जाता है, तो सपोज पति की इनकम थी फैमिली में और महिला की भी इनकम अगर हो गई, तो उनका डबल बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो उससे फैमिली अपने आप में एक बहुत ही मजबूत कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। जो अपने इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं ना, अर्थशास्त्री जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने ग्रामीण बैंकिंग की एक आलोचनात्मक व्यवस्था की है, मूल्यांकन किया। उन्होंने क्या कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों की साख सेवाएं और सुविधाएं देने और उसका उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार से ऋण देने इन्हें सहायता देगी। इन्होंने सहायता भी दी है। इन्होंने कहा ठीक है कि जो अपना ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था रहा, उससे क्या हुआ कि रोजगार में इससे बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव आया। मतलब जिसको 10-15 हज़ार रुपये की सहायता मिल गई, वो छोटे छोटे अपने कुछ काम कर लिए। सपोज किसी को प्याज की फसल लगानी है, तो उसको 15 हज़ार रुपये मिल गए, तो वो ब्याज वो क्या किया, प्याज की खेती कर लिया और प्याज में पानी वगैरह दे करके उस प्याज को बेच करके एक उसके पास आय का साधन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आय और रोजगार दोनों में, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में, दोनों में छोटे छोटे क्या हुए, विकास के काम हुए। ठीक है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने सहायता दी है, ऋण देने की सहायता की। अकाल बीते युग की बात की जाए तो इस खाद्य सुरक्षा के मंजिल तक पहुंच चुके हैं कि अपने सुरक्षित भंडार भी पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि अपनी जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, वो हम लोग विकास तो किए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक व्यावसायिक संरचनाएं जो हैं, वो जमा पूंजी का प्रवाह संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई हैं। इनके कहने का मतलब ये है। और इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो सही में हकीकत में ऋण पाने के योग्य है, उसको ऋण मिलता ही नहीं है। और सावधानी वसूली पर व्यवस्था बन पाई है, ना ही कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली की व्यवस्था बन पाई है, और वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग पैसे लेकर के उसको गमन कर जाते हैं। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। किसान ऋण का भुगतान करने से क्यों असफल हो रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऋण ले रहे हैं ना, किसान, अगर वाकई में उसको बेनिफिट हो रहा है कि मतलब जैसे उसने 10,000 रुपया लिया और 10,000 रुपये की लागत से उसने कुछ ऐसी खेती की जिससे उसको कुछ बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो अगर उसको बेनिफिट हुआ तो वो पैसे को तो वापस करेगा ना, कहीं ना कहीं वो पैसे को वापस करेगा। तो ये कह रहा है कि किसान असफल हो रहा है उस पैसे को वापस करने में। तो अगर किसान असफल हो रहा है तो ये चीज़ क्या बताती है कि उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इनके कहने का मतलब यह है कि जनधन योजना नामक एक छोटी सी योजना चलाई गई और वहाँ के बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी है। आपको पता है ना, आकस्मिक बीमा 1 से 2 लाख रुपए का आकस्मिक बीमा का कवरेज है।
और 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मिल सकती हैं। और वेतन, वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंक का स्थानांतरण कर सकते हैं। इससे न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई मतलब आवश्यकता नहीं है कि आपके अकाउंट में इतना ही बैलेंस होना चाहिए, इससे कम बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि मतलब न्यूनतम बैलेंस आपका जीरो बैलेंस पे भी ये खाता चल सकता है। इसमें 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाए। मतलब सोच लीजिए 40 करोड़ से भी अधिक लोगों ने खाता खुलवाया। अप्रत्यक्ष रूप से इसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत की ओर वित्तीय संसाधनों के कुशल और आवंटन को बढ़ावा दिया। अब बैंक इन खातों के माध्यम से लगभग जो है ना 1 करोड़ 40 लाख करोड़ ठीक है, रुपए के अधिक फंड का विचलन भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, कह रहा है कृषि विपणन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे आगे क्या कि कृषि विपणन व्यवस्था क्या है। तो कृषि विपणन की व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसमें देश में उत्पादित कृषि पदार्थों का भंडारण, संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन व पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हम लोग पैदा करते हैं ना उसको संग्रह करना, उसको भंडारण करना। संग्रह मतलब छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर रखा जाए, जैसे 2 बोरी मुझे अपने घर के लिए रखनी है तो उसको संग्रह कहेंगे। और अगर लगभग 20 से 50 बोरी के अगर एक साथ इकट्ठा रखना है तो उसको भंडारण कहेंगे। प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती है। परिवहन भी आता है, पैकिंग भी आता है, प्रसंस्करण, भंडारण और संग्रह भी आता है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरफेर और खाते में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्राय किसानों को बाजार में प्रचलित भाव का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत मतलब कम रेट पे, कम कीमत पर बेचना पड़ता था। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो मेन मार्केट था ना, उस मेन मार्केट से कहीं ना कहीं ग्रामीण व्यवस्था कटी हुई थी। तो जो बड़े व्यापारी होते थे वो आते थे, दूर से आते थे और गांव से ही माल को खरीद लेते थे, एक अच्छा रेट नहीं देते थे। तो उससे क्या होता था कि किसान का कोई बेनिफिट नहीं हो पाता था। ठीक है, और उसको कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उसके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं नहीं होती थी। अच्छे दाम मिलने पर माल की बिक्री को स्थगित नहीं कर पाते थे। ठीक है, अच्छे दाम मिलने पर माल की बिक्री को स्थगित नहीं कर रख पाते थे। ठीक है, और आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 10% हमारे जो कृषि का उत्पादन है ना, वो हमारे पास स्टोरेज अच्छे नहीं है। जैसे आलू का स्टोरेज रखना है तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए कि पूरे मतलब गर्मी के सीज़न में आलू को बचा के रखा जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था की कमी है। ठीक है, जैसे गेहूं का स्टोरेज रखना है, चावल का स्टॉक रखना है, या फिर प्याज का स्टॉक रखना है, आलू का स्टॉक रखना है। इन सारे स्टॉक को रखने के लिए अपने पास भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि मतलब जैसे कीड़े मकोड़े से, कीटनाशकों को प्रयोग के लिए एक अच्छी जगह हो, या फिर बरसात के बचाव के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए एक अच्छा व्यवस्था हो अपने पास। ठीक है, तो उसके अभाव में अभी भी अपने कृषि उत्पादन का 10% क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि विपणन को विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए अपने पास 4 उपाय समझाए गए हैं, जिनको विस्तार पूर्वक समझेंगे हम लोग। पहला कह रहे हैं कि व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। ठीक है, कह रहा है कि अगर मतलब अपने सामान का एक सही व्यवस्था करने के लिए, इसको मतलब कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि हमको 4 कदम उठाने हैं। 4 कदम में पहला कदम क्या है, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करना। ठीक है, कि मतलब किसानों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा किसान है जिसके पास 50 बीघे की जोत है, तो वो कहीं स्टोरेज में गया तो उसको जगह मिल गया कि हाँ आपका मतलब 500 बोरी गेहूँ है, आपको रखना है। और एक कोई छोटा किसान है, उसके पास 20 ही बोरी है, तो उसकी बोरी नहीं रखी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, कि सबके लिए समान हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, और नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण
क्षेत्रों में अनियमित मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों को वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि 27,000 ग्रामीण क्षेत्र में अनियमित मंडियां जो विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अभी भी 27,000 ग्रामीण मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जो इधर उधर फुटकर में मंडियां चल रही हैं ना, छोटे छोटे लोग के किसानों के मतलब जो फसल होती है उसको खरीद लेते हैं। जैसे गेहूं की खरीदारी करने के लिए कहते हैं ना कि अपने चौराहे पे गेहूं बिक रहा है, तो वहाँ पे 20-25 बोरी 50 बोरी वो ले रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी ले रहे हैं। तो वो कह रहा है कि छोटे छोटे मंडियों की हमको 27,000 ग्रामीण मंडियों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों को वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। मतलब वो किसान जो इतनी मेहनत से अपनी फसल को उगा रहा है, उसकी फसल को एक छोटा सा व्यापारी, अपने गांव का ही कोई व्यापारी चौराहे पे एक छोटी सी दुकान डाल दिया, उसने 50 बोरी खरीद ली, वहीं पे छोटे छोटे किसानों से मिला के 50 बोरी खरीद ली, और हर बोरी पे मतलब हर केजी पे लगभग 2 रुपया या 1 रुपया का रेट कम करके उसने खरीद लिया। तो वही कह रहा है कि अभी 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण उपाय सड़कों को, रेल मार्गों को, भंडार गृहों को, गोदाम शीत गृहों यानी कि कोल्ड स्टोरेज वाली जो बात हुई थी, और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि हमको सब कुछ सही करना। दूसरे कदम में क्या करना है, पहले कदम में करना है कि बाजार व्यवस्था व्यवस्थित करनी है। ठीक है, मंडियों को विकसित करना है। दूसरे में कह रहे हैं कि सड़क, रेल मार्ग, भंडार गृह, गोदाम शीत गृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयाँ मतलब जो अपने हाइब्रिड टास्क की जो फसलें को इकाइयाँ होती है ना, हाइब्रिड फसल मिलती है, हाइब्रिड धान मिलता है, हाइब्रिड गेहूँ मिलता है, उसकी पैदावार अधिक होती है, उसके लिए एक उचित प्रावधान किया जाना है। किंतु अभी तक वर्तमान आधारित सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए निर्यात अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसको सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को उत्पादकों का उचित मूल्य सुलभ कराना गुजरात तथा देश के अन्य कई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अंचलों को सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से कायाकल्प कर दिया है। कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से सरकारी विपणन से क्या होगा कि नितांत आवश्यकता है हमको सड़कों की मतलब सड़कों की व्यवस्थाएं सही करनी है, कोल्ड स्टोरेज सही करना। अब तीसरे कदम में ये क्या कह रहे हैं, तीसरे कदम में कह रहे हैं कि उचित मूल्य सुलभ कराना है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि गुजरात देश का मतलब दूध उत्पादन में जो सहकारी समितियां हैं वो गुजरात में उन्होंने ग्रामीण अंचलों में अपना एक छोटी सी सहकारी समितियां मतलब उन्होंने लगाया, गुजरात में इस्टेब्लिश किया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे दूध का जो उत्पादन है उसका कायाकल्प ही कर दिया उन्होंने, ग्रामीण अंचलों में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि कायाकल्प कर दिया, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारी आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इन कारणों से सभी कृषकों को सहकारिता में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण संकरण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन चौथे उपाय। मतलब इन्होंने कहा कि अकुशल वित्तीय प्रबंधन है। ठीक है, और तीसरा इन्होंने जो कहा ये अवित्तीय प्रबंधन कहा सही नहीं है, और चौथा इन्होंने क्या कहा, जैसे नीतिगत साधन जो है चौथे उपाय के अंतर्गत कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, यानी कि एमएसपी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी जैसे किसानों ने अपना आंदोलन किया था ना हरियाणा में कि मैं अपनी गेहूं को अपने ही रेट पे दूंगा, मैं किसान के निर्धारित रेट पे नहीं, मतलब सरकार के निर्धारित रेट पे हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है चौथे में कि चौथी व्यवस्था में मतलब चौथा उपाय में कि भारतीय खाद्य निगम और गेहूं चावल और सुरक्षित भंडारण की रख रखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्न और चीनी का वितरण करना। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना, राशन व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम लोगों को गेहूं चावल चीनी ये सारी चीज़ों का वितरण होता है, उसको कहना है कि उसको सही करना पड़ेगा। और जैसे कहते हैं ना कि कोटेदार साहब बीच में लूट खसोट कर गए, हर के मतलब 20 केजी पे या 30 केजी पे वो 3 केजी का मतलब अपने पास से ही गेहूँ काट ले रहे हैं या चावल काट ले रहे हैं या चीनी काट ले रहे हैं। ठीक है, और भी जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो किसी भी जो कह इन्होंने इनके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे जो अपने जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है ना, राशन व्यवस्था या फिर आंगनबाड़ी व्यवस्था, जो वितरण की व्यवस्था है ना, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए अपने खाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो मतलब कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, मिड डे मील चला रही है, तो उसकी जो वितरण व्यवस्था है ना
वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से ले आए और इधर उन्होंने वितरण नहीं किया, दो चार बच्चों को दे दिया और पूरा पैकेट सब अपने घर पे ही रख लिया। ठीक है, जैसे चने आ रहे हैं, दलिया आ रही है, जौ का आ रहा है, जौ की दलिया आती है, चने की दलिया आती है, देसी घी आता है, तो इन सारी चीज़ों का वितरण की व्यवस्था जो है ना वो व्यवस्थित नहीं है। इनके कहने का मतलब ये उस व्यवस्था में सुधार करना है। ठीक है, और जो मतलब एक उचित दाम दिलाना और गरीबों की जो सहायकी है ना सब्सिडी, वो कीमत पर वस्तुओं को दिलाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, उपलब्ध करा रहा है। यद्यपि सरकार ने, इनके कहने का मतलब है कि यद्यपि सरकार ने इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों और ग्रामीण राजनीतिक सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। आज भी इनके कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण चीज़ें हैं ना उन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों का वर्चस्व बना हुआ है। ठीक है, सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पादन बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो और 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही है, शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथ में। इनके कहने का मतलब ये सरकार की जो मध्यस्थता है ना, केवल केवल सरकारी संस्थाएं और सरकारी समितियां 10% ही उस पर अपना अंकुश लगा पा रही हैं, सफल हो पा रही हैं। बाकी अभी भी 90% की जो चीज़ें हैं ना वो निजी व्यापारियों के हाथ में है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है यार, सरकार कितना खरीदती है गेहूँ, चावल, अनाज, बाकी सारी चीज़ प्राइवेट में ही तो बिकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सरकार की मध्यस्थता में कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया गया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के वितरण तक विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो, बशर्ते इस सरकार की मध्यस्थता न हो। इनके कहने का मतलब ये है ना, जो अपने इकोनॉमिस्ट लोग हैं ना वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मतलब किसानों की आय को अगर बढ़ाना है ना तो कृषि का व्यवसायीकरण होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों को जो कृषि की फसलें हैं ना उनको व्यवसाय की दृष्टि से करना होगा कि हमको इस फसल को इस रेट पे बेचना है, तो या हमको इस चीज़ को उत्पादन करना है, इससे हमको इतना व्यवसाय हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये फसल अच्छी होगी, लेकिन सरकार की मध्यस्थता ना हो। ठीक है, और इस बारे में इन्होंने, यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता हो तो उत्पादन बेच सके तो उसे अधिक आय प्राप्त हो। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसान खुद उस चीज़ को अपने पास रखना चाह रहा है ना, तो मतलब कोई चीज़ बेचना चाह रहा है किसान, तो उसको बेचने के लिए उसके पास जो बेचने के बाद जो आय का साधन होना, उसका उचित मूल्य उसको मिलना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि क्रय विक्रय के माध्यम से वैकल्प, बहुत सारे वैकल्प और विपणन है। जैसे तेलंगाना के रायथुबाज नामक फल सब्जी मंडी और तमिलनाडु की उझाव मंडी की बात ये कर रहे हैं कि वहाँ पे क्रय विक्रय की जो व्यवस्था है वहाँ पे वैकल्पिक विपणन विपणन संस्थाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियों भी आज किसानों के साथ कृषि उत्पादन की खेती, सब्जी मंडियां के उत्पादक के अनुबंध कर रही है और ये किसानों के उचित बीजों तथा अन्य आगत आगत तो उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतें माल खरीदने का आश्वासन भी दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था से किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का ये निवारण करेंगी, साथ ही इनमें कृषि पदार्थों के बाज़ारों का भी विस्तार होगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, जैसे कोई कंपनी फास्ट फूड बना रही है, सपोज़ कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, कोई मोमोज़ बना रहा है, या कोई सॉस बना रही है, या कुछ भी बना रहा है, तो उनके कहने का मतलब जैसे कोई कंपनी सपोज़ पिज़्ज़ा बना रही है या बर्गर बना रही है, तो आपके पास मान लो पिज़्ज़ा बना रही है तो मुर्गी फार्म आसपास है, तो वो उचित रेट दे करके किसान को, और वहाँ से सारे अंडे उसके ले रही है, किसान के अंडे ले रही है, और वो किसान को वहाँ जो भी अंडे का पैदावार हो रहा है मुर्गियों से वो उसको ले रही है और एक अच्छा रेट दे रही है। तो उससे पिज़्ज़ा भी बन रहा है, एक अच्छा स्वास्थ्य पिज़्ज़ा भी बन रहा है और किसान को एक उचित रेट भी मिल रहा है। बर्गर बना रही है, सपोज बर्गर बना रही है तो बर्गर में जैसे प्याज की आवश्यकता होती है, ब्रेड की आवश्यकता होती है, तो किसान को गेहूं का अच्छा रेट मिल रहा है, उसके प्याज का अच्छा रेट मिल रहा है, और उसका जब कंपनी का डिमांड बढ़ता है ना कि मुझे और भी सप्लाई चाहिए, तो वो किसान को बोल रहा है आप लोग ये फसलें बो और ये पैदावार जैसे ही होगी मैं आपको एक अच्छी रेट दे करके वो सारी फसल आपसे खरीदूंगा। तो उसे जो किसान का मतलब जोखिम की व्यवस्था है ना, वो उसके जो मन में आशंका थी यार पता नहीं ये फसल मेरी अच्छी रेट पे बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ठीक है, जैसे अभी अब की बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों का लगभग
कितने टन पूरे पूरे ट्रक जो है किसानों ने मध्य प्रदेश में जो है नदियों में गिरा दिया कि लहसुन को, क्योंकि 2 रुपए किलो रेट मिल रहा था लहसुन का, जबकि आपको पता ही है कि मतलब कितना स्थिति हो, कितनी मेहनत के काम है कि एक लहसुन के पैदावार में कितनी रोपाई करनी पड़ती है, कितनी गुड़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके कहने का मतलब ये है कि अगर फास्ट फूड वाली कंपनियां भी हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं तो उससे किसानों का मतलब जो जोखिम भरा है ना वो व्यवस्था उनके दिमाग से जो पैनिक हो जाते हैं ना छोटी छोटी बात पे कि यार मेरी फसल हुई नहीं है या मेरी फसल होगी भी तो कितना बढ़िया इसका मतलब रेट मिलेगा, ठीक है, वो सारे जोखिम हट जाते हैं, ठीक है। 2020 में भारतीय संसद में कृषि विपणन प्रणाली की में सुधार के 3 कानून पारित किए गए, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि 2020 में कृषि विपणन के मतलब खेती की सुधार के लिए 3 कानून को पारित किया गया। किसानों के कुछ वर्ग सुधार का समर्थन करते हैं, वहीं बाकी किसान लोग विरोध करते हैं। कृत्यों पर अभी भी बहस चल रही है, ठीक है। अभी आप लोगों ने बीच में देखा होगा ना कि वो एमएसपी की खरीद के लिए हरियाणा में या बहुत सारी जगहों पे उसका विरोध हुआ कि मतलब हम किसान के हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम अपनी सरकार के हिसाब से नहीं बेचेंगे, तो अनशन चल रहा था, ठीक है, आंदोलन चल रहा था। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण, इनके कहने का मतलब है विविधीकरण के 2 पहलू हैं। पहले तो फसल उत्पादन की परिवर्तन में संबंधित है, दूसरा श्रम शक्ति की खेती में हटाकर अन्य कार्यों में जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और गैर कृषि क्षेत्र में लगाना और विविधीकरण करना। मतलब इनके कहने का मतलब है ना कि जो लोग हम लोग पूरी पूरी मेहनत जो कर रहे हैं ना, सारा का सारा मेहनत अपना खेती पे लगा दिए, तो उसको इतना ज़्यादा खेती पे मेहनत नहीं करना है कि मतलब फसल इतना मेहनत भी कर रहे हो और फसल का एक अच्छा रेट भी नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे वैकल्पिक साधन यूज करना, जैसे मछली पालन कर लो, पशुपालन कर लो, मुर्गी पालन कर लो, ठीक है। ऐसा सब चीज़ें करने से क्या होगा कि अपने कृषि में सुधार होगा, अपने आय में सुधार होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कृषि में 10 लोग लगे हुए हैं, खेत के सारे लोग 10 के 10 लोग उसी में फंसे हुए हैं। सपोज कोई मुर्गी पालन कर लिया तो वो 3 लोग उसमें हो गए, मुर्गी पालन में 7 लोग हो गए वहाँ पे, तो जो कहते हैं ना श्रम अधिभार जिसको बोलते हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता, अब देखो इनके कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में बहुत अधिक जोखिम हो जाता है, और विविधीकरण तक हम केवल खेतों में जोखिम को कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण एवं जन समुदाय को उत्पादक एवं वैकल्पिक धाड़ी आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। और देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा हो रहता है, और किंतु रबी की फसलों में मौसम तो जहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं है और इन क्षेत्रों में लाभ पर रोजगार दुर्लभ हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि मतलब मिला जुला के किसान जो है ना वो अधिकांश फसल उसकी जो होती है खरीफ की फसल होती है, ठीक है। जैसे गन्ने का उत्पादन कर रहा है वो, तो गन्ने के उत्पादन से क्या होगा, गुड़ बनता है और गन्ने का रस बिकता है। लेकिन जैसे ही रबी की फसल आती है वैसे ही मौसम की मार शुरू होती है, सिंचाई हो नहीं पाती है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था वो कर नहीं पाता है, या फिर मान लो 10 रुपए का कोई फसल उगाएगा जो 10 रुपए की उपज में है और उसको लागत लगानी पड़ रही है 15 रुपए, तो फिर वो क्यों ही उगाएगा, ठीक है। और इस प्रकार कह रहे हैं कि अपने स्रोतों को भी सही करना पड़ेगा, नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है, और कृषि क्षेत्र पर तो पहले से बहुत ज़्यादा बोझ है। अब बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि को वैकल्पिक रोजगार को अवसर की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं, कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते हैं और उनके स्वास्थ्य समृद्धि की संभावनाएं रहती है, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादन वाले निर्वाह मात्र ही व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उत्पादकों उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। अब इनके कहने का मतलब ये है ना कि अपनी जो फसलें हैं वो ग्रामीण व्यवस्था की कृषि प्रसंस्करण जो उद्योग हैं उसके अलावा हम लोग क्या क्या कर जैसे और भी करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ये भारत में मुर्गी पालन का वितरण पशुधन 2012 के आधार पर ये इन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि 61% लोग जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं, 22% लोग मवेशी यानी कि गाय भैंसे चरा रहे हैं, ठीक है। और भेड़ और बकरियां 16% है, भेड़ और बकरियां 16% लोग वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। 1% लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि सुअर पालन करके वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर ये पूछा जाए कि 22% मवेशी जो है ना, ये जो भारत का कहीं ना कहीं मवेशी से जैसे चारे का मतलब जैसे मवेशी से क्या होगा, दूध उत्पादन होगा, ऊन का उत्पादन हो जाएगा भेड़ बकरियों से, ठीक है। दूध का मीट मांस का हो जाएगा, सुअर से भी मांस का ही होगा,
मोस्टली मांस का होगा, मुर्गी पालन से अंडे का हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये सब लोग जो है ना अपने आय का साधन वहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि पर्यटन आदि सम्मिलित है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान है, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कारकों और नितांत अभाव है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि अपने पास व्यवस्थाएं तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों के पास क्या है, अभाव है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहे हैं जैसे पशुपालन। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में, किंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों के लिए अग्रसर होने लगी हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकलाएं, हथकरघा आदि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं भी कृषि के रोजगार प्राप्त करती हैं। तो मोस्टली मतलब पुरुष और स्त्रियां दोनों, मतलब महिलाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन अभी क्या है कि इन कार्यों का मतलब खेती के काम को छोड़ करके और भी बहुत सारे काम औरतें कर रही हैं। ठीक है, जिससे कह रहे हैं पशुपालन। भारत में किसी समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करती है। जैसे मुर्गी, बत्तख पालन आदि के लिए ईंधन पोषण आदि की व्यवस्था की परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक कृषि गतिविधियों के अवरोध में बिना प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बिना अवरोध के भी बिना प्राप्त हो सकता है। आज पशुपालन क्षेत्र देश में 7 करोड़ छोटे सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहा है। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं ना कि ये पशुधन वाला ये अपना ये 22% लोग जो मवेशी का काम कर रहे हैं ना, वो कितने लोग लगभग 7 करोड़ लोगों को अपना एक आजीविका उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब ये कह रहे हैं कि सुलभ करा रहा है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो केवल मुर्गी पालन के लिए लोग हैं। ठीक है, 61% वहाँ दिखाया गया, बट इसमें सबसे बड़ा योगदान मुर्गी पालन 58% इसमें दिखा रहे हैं। ऊँट, गधे, घोड़े आदि के लिए खच्चर टटुकों का भी इस्तेमाल होता है। खच्चर क्या करते हैं, सामान ढोते हैं। ठीक है, ईंट ढोने के लिए भट्टों पे। 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, जिसमें 110 मिलियन भैंसें थीं, और 330 में 110 जो है क्या भैंसें थीं। पिछले दशकों में भारत में डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रगति दिखाई गई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिससे दूध उत्पादन की क्षमता क्या है, काफ़ी बढ़ गई। और इनकी गुणवत्ता में अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और शहरी केंद्रों में सहकारिता के माध्यम से बेचा जाता है। गुजरात प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का एक विलक्षण प्रतिमान है और विकसित किया। और उन्होंने क्या किया, गुजरात में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी लोगों ने क्या किया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के राज्य हैं। अब मांस, अंडे और ऊन आदि की भी उत्पादन क्षेत्र में वृद्धिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, और जिसे इनके कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया दूध के उत्पादन के लिए, तो उसके अंतर्गत गुजरात सबसे अग्रणी रहा। तो गुजरात का अनुसरण सब लोगों ने लगभग किया कि भाई गुजरात आगे बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मत्स्य पालन। मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये हमारी माँ है। जलाशय जो होती है, दीपक जीवन स्रोत बन जाते हैं ये लोग मछुआरों के समाज के लिए। ठीक है, कौन, जो जलाशय होता है, मछली वहीं से मार रहा है, वो पर डे तो कह रहा है वो हमारी माँ है, वहीं से हमको खाने का भोजन मिलता है, वही हमको खाने को देती है। ठीक है, समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों और 35% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 35% ही महासागरीय मछलियों का उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी 65% अंतर्वर्ती क्षेत्रों से आती हैं मछलियाँ। और मत्स्य उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद 0.9% है। ठीक है, मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रतिव्यक्ति आय और अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर और गंभीर ऋणग्रस्तता इन मछुआरों समुदाय का आज जूझ रहे हैं। ठीक है, यद्यपि महिलाएं मछली पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। ठीक है, और विपणन में
विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मछुआरा समुदाय आज भी महिलाओं का सहायता के लिए सहकारी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि 60% निर्यात जो है ना, 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार संचालन उन्हीं के हाथों में, महिलाओं के लिए। महिलाएं नहीं लगी हैं, जब तक महिलाएं मछली पकड़ने में नहीं लगी हैं, लेकिन जो बेचने का काम होता है ना, निर्यात, वो पहुंचाने का, बाजार तक ले जाने का काम वो महिलाएं ही करती। पुरुष मछलियां मार के लाते हैं और औरतें क्या होती हैं, महिलाएं उसको ले जाके बेचती हैं बाजार में। ठीक है, अपने वहाँ भी लगभग लगभग ऐसे ही होता है। उद्यान विज्ञान क्या है कि बागानी, तो बागानी से क्या होगा बेनिफिट, बागानी से जो सीजनी फल होते हैं ना, जैसे सीजनी फल या सीजनी फूल जो उगते हैं, ठीक है, तो उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे शादियों के उसमें सीजन में क्या होता है, जो अपने गाँव से जो फसलें होती हैं, उन जैसे फूल का हो रहा है तो फूल की खेती किसी ने कर लिया, गेंदे के फूल का कर लिया, नेताजी का समारोह है तो वहाँ भी गेंदा जा रहा है मार्केट में। तो वो कह रहे हैं कि एक प्रमुख है, जैसे फल सब्जियाँ, रेशेदार फल, औषधीय संबंधित सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, काफ़ी इत्यादि, मतलब बागानी के अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि मतलब ये भी एक छोटे छोटे मतलब साधन है जिससे कि किसान अपनी मतलब जीडीपी को सुधार कर सकता है। एक सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत आम, केला, नारियल और काजू जैसे फलों की सहायता के लिए एक विश्व का अग्रणी देश माना जाता है आज भी। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है और बहुत सुधार हुआ है, बागानी में लोगों के सुधार हुए हैं। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल, संकरण और बीजों का उत्पादन, कर्तन, संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, महिलाओं और आदि आय के रोजगार बन गए हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना, मछली पालन में अधिक से अधिक संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि जो मत्स्य पालन है ना, उससे क्या होगा कि मछलियाँ तो हम लोग पकड़ रहे हैं, मछलियाँ तो मार रहे हैं, लेकिन उनसे गंदगी भी फैलती है। तो गंदगी फैलेगी, जो मतलब बीमारियाँ भी फैलती हैं मछलियों से। तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों में इस पुनर्संरचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालीन हो और उनके आजीविका का साधन बन सके। बागानी एक धाड़ी रोजगार के रूप में विकसित होकर के उभर के सामने आ रहा है। और अन्य रोजगार के साधन के कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी देश जो है, 21वीं शताब्दी में जो खाद्य सुरक्षा और धाड़ी विकास के सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे रही है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यह है कि मतलब बहुत ही इसके अंदर एक रोजगार के साधन जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब धाड़ी विकास क्या है। ठीक है, तो धाड़ी विकास की बात जो कर रहे हैं, तो धाड़ी विकास कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य, जैसे कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरक और कीटों के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। ठीक है, तो जो फूड पॉइजनिंग हो रही है ना, कि मतलब यूरिया का खाने से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं और कीटनाशक का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं, डीडीटी के छिड़काव से, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे वो खेतों में छिड़काव से गिद्ध ख़त्म हो रहे हैं, या डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन के यूज़ से गिद्ध ख़त्म हो रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, ये पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि यूरिया के यूज़ से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, हमारे पशुधन को बहुत हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, और अंतः विकास की धाड़ीता में पर्यावरण और मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए। ऐसे ही एक प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पे खादों का यूज जो है ना, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम हो। जैसे खेत में कीटनाशकों की जगह नीम के तेल का छिड़काव किया जाए, ये जैविक खेती के अंतर्गत आएगा। या फिर मतलब जो जैविक खेती के अंतर्गत जो अपने कीचुए होते हैं ना, कीचुओं का उत्पादन किया जाए, जो फेरिटोमा पोस्तुमा होता है। उससे क्या होता है कि मतलब अपना जो किसान मित्र होता है ना, केचुआ एक किसान मित्र होता है, तो उससे क्या होता है कि वो मिट्टी को पोर मतलब एक मतलब उसमें एयर जाने की क्षमता बना देता है। छोटे छोटे बील बना देते हैं जिससे मिट्टी में अच्छा ऑक्सीजन पहुंचता है, एयर पहुंचती है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति उससे बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, वो जो मिट्टी को खाता है ना, वो मिट्टी को खाने के बाद भी वो अपनी सारी जो मल है ना, वो गंदगी उसी मिट्टी में छोड़ देता है। तो उससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग बीमारियों से बच जाएंगे। तो जैसे बीमारी से बचेंगे तो क्या होगा कि बीमारी नहीं होगी, तो जो हमारा पैसा है ना, वो ज़्यादा बीमारियों के इलाज में नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जैविक की खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। बीमारियों के इलाज में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा।
प्लस हमारा शरीर भी सुरक्षित होगा, हमारी आयु रेखा लंबी होगी। ठीक है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा में उत्पादित पदार्थों को मांग में वृद्धि हो रही है। अभी लोग थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं, अंदर से उनके अंदर जागरूकता बढ़ रही है और वो कह रहे हैं कि जैविक खेती यार सबसे अच्छी है। और जो अभी किसान है ना, कुछ किसान ऐसे हैं कि मतलब कर क्या रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर पा रहे हैं अपने खेतों में, लेकिन अपने घरों के लिए, निजी घरों के लिए, सपोज उसके पास 20 बीघे खेती है तो 3 बीघे खेती वो अपने लिए कर रहा है, जिसमें वो यूरिया का प्रयोग नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान में ऐसा चल रहा है कि जो अपना किसान है ना वो मतलब अपने घर की खेती के लिए, अपने लोगों को खाने के लिए वो 3 बीघे रिजर्व करके रख रहा है, जिसमें जैविक खेती कर रहा है वो। तो उससे क्या होगा कि मतलब उसके घर के लोग जो खाएंगे वो जैविक खेती की चीज़ें खाएंगे और वो बीमारियों से मुक्त रहेंगे। ठीक है। बड़े स्तर पर तो नहीं कर सकता कि मतलब उसके फसलों का एक सही रेट नहीं मिलेगा, उसकी इकोनॉमी धड़ाक से गिर जाएगी, इसलिए वो छोटे स्तर पे ही कर रहा है तो कर रहा है। ठीक है। जैविक कृषि के लाभ क्या हैं? जैविक कृषि में महंगे आगतों के जैसे शक्कर, बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप में बने जैविक आयातों के प्रयोग पर निर्भर होती है। वही जिस मैंने आपको बताया ना, नीम के तेल का जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव करके कीटनाशकों का प्रयोग कर रही है। रासायनिक आगतों से उत्पादित वस्त्र खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थ पोषक तत्व अधिक होते हैं, अतः जैविक कृषि में अधिक स्वास्थ्यकर भोजन होता है। चूँकि जैविक कृषि के श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अंततः ये उत्पादक विषाक्त रसायन से मुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों पर उत्पादित होते हैं। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि मतलब अपने पास जो है हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं, भैया थोड़ा सा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ और बीमारी से मुक्त रहो। ठीक है। तो अपने लोग भारत के लोग क्या है ना, वैसे भी ज़्यादा चीज़ें देसी ही पसंद करते हैं। अभी का जो मतलब देहाती फार्मेट यही कहता है, देहात के लोग देसी चीज़ें ही पसंद करती हैं, क्योंकि फसल को उगाने के लिए एक तरीके से देसी लोगों का ही जो है ज़्यादा डिमांड होता है। ठीक है। वही लोग काम करते हैं। 80% आबादी जो है वो ग्रामीण व्यवस्था की क्या है, कृषि में ही लगभग लगी हुई है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब ये अपने भारत के लोग, इन लोगों को सूट भी करता है, इन लोगों को माइंड सेटअप भी अच्छा लगता है कि भाई अपना अपन देसी है, देसी ही रहेंगे। तो जैविक कृषि की तरफ ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में मिला जुला के हम लोग पहुंचते हैं निष्कर्ष पे। इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि निष्कर्ष में ये कहना ये चाह रहा है कि मतलब खेती में जो परिवर्तन हुआ ना, उसके परिवर्तन मतलब जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन बना रहेगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ लें, तब तक ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा ही रहेगा। और ये कार्य कर सकते हैं कैसे, उसको करने की ये साधन बता रहे हैं कि डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन, ग्रामीण उत्पादन केंद्रों में, शहरी बाजारों में वित्तीय निवेश के द्वारा इन संपर्क सूत्रों की रचना करनी पड़ेगी हम लोगों को। और जो किसान है ना, उसको केवल खेती ना करके डेयरी पालन कर ले, मुर्गी पालन कर ले, ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन कर ले, फल सब्जी उगा ले, बागानी उगा ले, या रबी की फसल पे ज़्यादा ध्यान दे दे, या फिर मतलब जैविक खेती की तरफ बढ़े। मतलब ये सारी चीज़ें ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। और अगर पुनरावर्तन की बात करें ना कि मतलब जैसे सारांश कहते हैं पूरे चैप्टर का सार क्या निकला, तो ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है, इन्होंने कहा। और मतलब सारी तरफ से इनको कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए हमको बैंकिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन और संचार आदि की आधारिक संरचना में गुणवत्ता का सुधार करना होगा, इन्होंने ये कहा है। और पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके खेती के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो अपनाए जा सकते हैं, वैकल्पिक स्रोत के रूप में कर सकते हैं हम लोग। जन समुदाय उत्पादन आजीविका के नए उपलब्ध भी सुलभ कराए हो जाएंगे इससे। और पर्यावरण की दृष्टि से उत्पादन प्रक्रियाओं के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है और प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है। तो आज मतलब पूरे वैश्विक लेवल पे अगर देखा जाए ना, तो पूरे विश्व में इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं जागरूकता है कि यार जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए। अभी क्या था कि जब हम लोगों के पास उत्पादक क्षमता हम लोगों की बहुत कम थी, कि हम लोगों के पास उत्पादन करने का मतलब क्षमता नहीं था, तब तो बात दूसरी थी कि मतलब हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो वो स्थिति दूसरी थी। अब हम लोग उसी स्थिति से निकल चुके हैं। अब आप सोच लो कि 10% केवल भंडारण की आपूर्ति के मतलब संरचना सही न होने के कारण अपनी फसल का नुकसान हो रहा है, फिर भी हम लोग आराम से सब लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं, सबके घरों में अनाज रखा हुआ है।
और एक टाइम था कि लोग केवल आलू और चावल खा के अपना दिन गुजार देते थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि उस स्थिति से हम लोग बहुत बाहर निकल गए हैं। तो हम लोगों को अभी जैविक कृषि की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। और अपने छोटे छोटे साधनों को मतलब करना है, जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी, ग्रामीण व्यवस्थाओं के छोटे छोटे काम करके अपने कृषि को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ में आजीविका के साधन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना पूरा क्या ग्रामीण विकास कि अपने हम गाँव का विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ग्रामीण विकास इन्हीं के आधार पर चलेगा कि छोटे छोटे साधन करके, छोटे छोटे उपाय करके अपने गाँव का हम लोग विकास कर सकते हैं, ठीक है। ओके।